पूर्व कर पाएंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें ध्वनि की, यानी हर वर्ण ध्वनि होता है। तो वर्ण भाषा की छोटी इकाई होती है। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के सार्थक समूह से पद बनते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अच्छा, वर्ण के दो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वर्ण के अंतर्गत। एक पहला टॉपिक का नाम होता है वर्णमाला, और दूसरे टॉपिक का नाम होता है संधि। केवल आपको ध्यान देना है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, और दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। अच्छा, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा कि बताओ, संधि होती है वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि या पद विधि? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वर्ण विधि, क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, और दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। प्रदीप जी, अपना माइक और कैमरा दोनों बंद कर लीजिएगा थोड़ा। माइक और कैमरा बंद कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला, और वर्णों में जो मिलने से परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। अच्छा, शब्दों में हम देखते हैं मुख्यतः दो प्रकार के शब्दों को पढ़ते हैं। एक का नाम सार्थक और एक का नाम निरर्थक। सार्थक तो वे शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। निरर्थक वे होते हैं जिनका अर्थ तो होता है, लेकिन सार्थक शब्दों से जुड़कर जो अर्थ विहीन होते हैं। जैसे हमने कहा रोटी मोटी, चाय माय, मकान सकान। तो जो सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ विहीन होते हैं, ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्दों के नाम से जानते हैं। अच्छा, सार्थक शब्दों को बांटा गया है रूपांतरण के आधार पर, रचना एवं बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। रूपांतरण के आधार पर अगर हम बात करें, तो विकारी और अविकारी दो प्रकार से इनको डिवाइडेशन किया गया है। अच्छा, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। अभिकारी में पढ़ेंगे, अभिकारी में अव्यय को पढ़ते हैं, और अव्यय के साथ क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय को देखने को मिलता है। ऐसा टॉपिक हम लोग, इसी में एक टॉपिक का नाम और होता है निपात। हम लोग निपात के टॉपिक को भी जानेंगे। इसके बाद अर्थ के आधार पर अभिधा व्यंजन लक्षणा ध्वनियों को पढ़ देंगे। उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और इन शब्दों को, पर्यायवाची मुहावरों को पढ़ेंगे। आगे हम लोग समास, प्रत्यय, उपसर्गों को पढ़ेंगे। ऐसे ही तमाम टॉपिकों को हम क्रम व्यवस्थित तरीके से शब्दों के अंतर्गत पढ़ते चलेंगे। अगला टॉपिक आता है वाक्य का। वाक्यों में हम देखेंगे कि वाक्य में सबसे पहले सरल वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, वाक्यों में क्रम है, वाक्यों में त्रुटि है, वाक्यों में रिक्त स्थान है। अर्थ के आधार पर और तो और अगर बात करें कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो 8 प्रकार से हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्यों को पढ़ेंगे। जैसे कि विधिवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, ऐसे वाक्यों को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है पद, और पद में हमारे 3 टॉपिक शामिल होते हैं। एक का नाम रस, एक का नाम छंद और एक का नाम अलंकार। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी संधि हमारा जो हिंदी है वो 4 टॉपिकों पर पूरी भरोसा और पूरा पूरा टिकी हुई है। वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अगर हम अगले टॉपिक की और सेक्शन की बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास को। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ बेसिक बातें आज हम आपसे डेमो के तौर पे, मुझे पाठ्यक्रम से डिटेल चर्चा करनी है कि हम लोग कैसे कैसे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले तो यही होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था, उनके अकॉर्डिंग हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले आदि काल के बारे में बताया। आदि काल के बाद हम भक्ति काल को पढ़ते हैं। भक्ति काल के बाद रीति काल को पढ़ेंगे। रीति काल के बाद आधुनिक युग से हम चर्चा करेंगे। और आधुनिक युग का जो वर्गीकरण हुआ है, उसमें हम सबसे पहले भारतेंदु युग को पढ़ेंगे। दूसरा नाम द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे। तीसरा आता है छायावाद के बारे में। चौथा प्रगतिवाद है। पांचवा प्रयोगवाद, और छठवां नई कविता से हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, अब आदिकाल से कैसे कैसे सवाल बनते हैं ये भी आपको ध्यान देना है। भक्ति काल से कौन कौन से सवाल बनेंगे, रीति काल में क्या आएगा, भारतेंदु युग में क्या आएगा, द्विवेदी युग में, छायावाद में, इन सभी युगों से हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आदिकाल में सबसे पहले आता है नामकरण। मैंने आपसे जैसे सवाल कॉमन से छोटा सा सवाल पूछा कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा।
आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल को बीजप्पन काल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। ये छोटा सवाल बनता है आदिकाल से। जैसे आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल को बीजप्पन काल महादीप प्रसाद द्विवेदी ने, और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। इसी प्रकार से हम लोग आदिकाल में रासो साहित्यों को जानेंगे। रासो साहित्य का मतलब होता है कि ऐसा साहित्य जो रस से युक्त हो, यानी इसमें हम लोग पृथ्वीराज रासो हो, चाहे आपका परमाल रासो हो, चाहे खुमार रासो हो, चाहे आपका रासो में जितने भी रासो हैं, या आपका परमाल रासो है, खुमार रासो है, और बिसल देव रासो है। इसी प्रकार से हम लोग रासो साहित्य से आपकी चर्चा करेंगे। रासो साहित्य के बाद हम सिद्ध नाथ जैनों के बारे में समझेंगे। नाथों की संख्या कितनी है, सिद्धों की संख्या कितनी है, जैनों की संख्या कितनी है। इसी के साथ और तो और हम अमीर खुसरो से लेकर भी आपकी खड़ी बोली वाले, उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे मामला आता है भक्ति काल का। भक्ति काल दो भागों में बट गया। एक का नाम था निर्गुण भक्ति और एक का नाम था सगुण भक्ति। अच्छा, निर्गुण भक्ति दोस्त उसको बोलते हैं जो भक्ति में आस्था तो रखते हैं लेकिन निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। लेकिन भक्ति काल निर्गुण में भी दो पार्ट हुए। एक का नाम आया संत काव्यधारा और एक का नाम आया है सूफी काव्यधारा। संत काव्य धारा से हम संत काव्य धारा की परंपरा आगे बढ़ाने वाले महात्मा कबीर दास हैं, और इन्हीं को हम लोग संत काव्य धारा का प्रवर्तक भी मानते हैं। कबीर दास के बारे में आपने सुना होगा, अनपढ़ थे, निरक्षर थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे। ये जो भी लिखते थे, इनके लिखने का काम करता था इनका शिष्य का नाम था धर्मदास। इसके बाद कबीर दास के बारे में, कुलदीप जी भाई थोड़ा सा माइक बंद कर लीजिए। हाँ, भक्ति काल में हम लोग कबीर को पढ़ रहे थे, तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और सबसे अच्छा सवाल बनता है कि आज कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। कबीर का जन्म, कबीर की मृत्यु, कबीर के बारे में आज हम आपसे केवल बेसिक छोटे छोटे पॉइंटों से चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम सूफी काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा, जायसी के बारे में, जायसी हैं, पद्मावत लिखा है, अखरावत है, आखिरी कलाम है। मुल्ला दाऊद को पढ़ेंगे। मुल्ला दाऊद के बाद कुतुबन को, मंझन को, नूर मोहम्मद, ऐसे जितने भी कवि सूफी काव्य धारा के रहे हैं, हम इनसे भक्ति काल में आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद सगुण भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास हैं, राम भक्ति शाखा के कवि, और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, और सूरदास के बारे में पढ़ेंगे, मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। जबकि लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस को हम लोग समझेंगे। इनसे भी प्रश्न बनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। मैंने ऐसे कई यूपी स्टेट के एग्जाम देखे हैं जिनमें ज्यादातर पूछता है कि किस कवि का संबंध किस जिले से है, या कहाँ के कौन रहने वाले थे। तो भक्ति काल के बाद हम रीति काल को जब पढ़ेंगे, तो रीति काल के बारे में आपको पता होगा कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तीन भागों में रीति काल का डिवाइडेशन हो गया था। श्रृंगार काल, अलंकृत काल के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। इनमें कवि केशवदास को पढ़ेंगे, बिहारी को पढ़ेंगे, घनानंद आलम और बोधा को, इसी मतीराम को भी पढ़ेंगे। तो रीति काल में इन सभी कवियों से हम आपसे चर्चा करेंगे। अगला नाम आता है आधुनिक युग। जब 1850 के बाद स्थिति आगे बढ़ी, तो भारतेंदु के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सबने सुना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनके पिताजी बड़े नाटककार थे, जिनका पहला नाटक नहुस, आप सब जानते हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक नहुस माना गया। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। और तो और एक भारतेंदु से आपसे चर्चा करेंगे कि भारत प्लस इंदु, इनका सही नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र इनका नाम था। लेकिन अगर इनके आगे जो भारतेंदु लगा है, भारत प्लस इंदु बराबर गुण संधि बन जाएगी भारतेंदु। भारत का अर्थ होता है भारत, भारत को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया, और इंदु, इंदु का पर्याय होता है चंद्रमा, और चंद्रमा को बोलते हैं मून। बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहे हैं कि भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु गुण संधि। भारत का अर्थ इंडिया, इंदु का अर्थ मून, चंद्रमा, चंद्रमा को बोलते हैं मून। तो इनको द मून ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जनक के नाम से भी हम लोग इनसे परिचित हैं। इनकी चार पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, और भगवत भक्त तोषणी। पिछली बार मैंने देखा है, एक सवाल बना था कि इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कौन सी पत्रिका चलाई, भागवत धर्म के लिए कौन सी पत्रिका चलाई, कितने इनके नाटक रहे, कितने अनुदित हैं, कितने मौलिक हैं। इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र के भी बारे में हम आपको डिटेल से चर्चा करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र जैसे कवियों से हम आपसे चर्चा करने वाले हैं।
द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ है। इनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और इन्हीं के साथी जो हैं झांसी से ही मैथिली शरण गुप्त, और अगला नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और तो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी हम द्विवेदी युग में ही पढ़ लेंगे। छायावाद। छायावाद के बारे में आपको पता है कि छायावाद के चार स्तंभ हैं: प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। इनमें छायावाद से भी हम चर्चा आपसे करेंगे। जयशंकर प्रसाद हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, या आपके महादेवी वर्मा हो, और जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। इसके बाद हम अज्ञेय को भी पढ़ेंगे। अज्ञेय के साथ ही छायावादोत्तर काल में जितने हालावादी कवि हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद नई कविता में मन्नू भंडारी है, नासरा शर्मा है, ममता कालिया है, ममता व्यास है, जितनी भी कवियत्री हैं, कृष्णा सोपती हैं, इन सभी को हिंदी साहित्य के इतिहास में, और जो कवि रह जाएंगे उनको भी हम फिर क्रम व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे आगे उनका जैसा भी वर्गीकरण किया जाएगा उसी आधार पर हम लोग इनको हिंदी साहित्य के इतिहास में भी पढ़ेंगे। आपको टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं देनी है, आपको नेट नहीं देना है हिंदी से, आपको यूपीएसआई और यूपी पुलिस लेखपाल आरओ एआरओ की भर्ती परीक्षा पास करनी है। तो मुझे पता है इसमें कितना आता है क्या इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो व्याकरण हो चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, इन्हीं सभी टॉपिकों से हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे मेरी बात को, आवाज भी क्लियर तक पहुंची होगी आप तक, और आपके बारे में मुझे पूरा भरोसा है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि हम किस आधार पर कहाँ से आगे चलने वाले हैं। और क्रम व्यवस्थित तरीके से, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे आपकी व्याकरण हो, दोनों को हम देखते हुए चलेंगे। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो और भी करंट अफेयर्स देखते हैं, रीजनिंग देखते हैं, और भी चीजें देखते हैं, तो आपको गूगल मीट के ही माध्यम से करंट अफेयर्स की क्लास और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चीजें जो भी होती हैं उन्हीं में, उन सारी चीजों की क्लास हम आपको शेड्यूल एक जारी करेंगे। आज तो केवल एक कॉमन चर्चा थी, तो इसी माध्यम से हम उपस्थिति बनाए थे। थोड़ा 6 बजे की क्लास का टाइम था, लेकिन मुझे व्यस्तता रही है, तो इस कारण से 6 बजे तो नहीं हो पाई है। लेकिन ये और भी मुझे बताया गया है कि सर ये बहुत अच्छा टाइम है, वो 8 बजे का टाइम सबसे अच्छा है, वो सुटेबल टाइम है। तो हम आपसे अब क्रम क्रम से चर्चा करेंगे। थोड़ा जिसका नाम लेंगे आपको माइक ऑन करके हल्का सा 1 मिनट में मुझे बताना है। सबसे पहले भाई मोहित मोहित अग्रवाल जी, हम आपसे ही चर्चा करेंगे कि बताओ इसमें क्या आगे किया जाए, कैसे रणनीति रहेगी। जो मैंने अभी बताया है एकदम आवाज क्लियर रही है, समझ में आया है क्या स्थिति रही है, इसी के बारे में हम आपसे 2 मिनट, एक दो शब्दों के बारे में जानेंगे।